नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल उड़ान कोचिंग इंस्टीट्यूट पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी के बारे में एंड लास्ट लेक्चर में हमने जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फीयर को कंप्लीट कर लिया था और साथ ही साथ हमने ओशियन करंट्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों, आज हम इसे डिस्कस करेंगे एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वायुमंडल आप जानते हैं कि पृथ्वी को चारों तरफ से जो गैस की परतें घेरे हुए है उसी को क्या बोलते हैं हम, वायुमंडल। क्योंकि वायुमंडल में क्या क्या आती है हमारी, नाइट्रोजन गैस आ गई, ऑक्सीजन आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी और आर्गन, साथ में जलवाष्प भी है और अन्य गैसेस भी हैं थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए, पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को ही क्या बोलते हैं हम, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। क्लियर। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को दोस्तों वायु विज्ञान बोलते हैं और जो निचली परत है उसको ऋतु विज्ञान बोलते हैं। इसको देख लेते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि भाई ये क्या है, पृथ्वी है, इसके बाहर कौन सा मंडल है, इसके बाद है क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद क्या है, उसके बाद है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद मीसोस्फेयर मध्य मंडल। उसके बाद थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर, आयन मंडल भी बोल देते हैं उसको। और सबसे बाहर है बाहिर मंडल यानी कि एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो ये पृथ्वी हो गई। अब आप जानते हैं कि भाई ये जो बाहर मंडल है यहाँ पे बहुत कम दाब होता है यानी वायु दाब बहुत कम होता है, इसलिए सारी हल्की हल्की गैसेस, कौन सी हैं हल्की गैसेस, हाइड्रोजन क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो ये दोनों सबसे हल्की गैसेस हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, तो ये बाहिर मंडल में हमें बस हाइड्रोजन और हीलियम ही मिलती हैं, तो इसमें सिर्फ ये दो वायु या गैसेस ही मिलती हैं, इसीलिए इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं हम, वायुर्विज्ञान या फिर एरोलॉजी। ठीक है, आपको जानते हैं कि लॉजी जिसके पीछे मिल गया यानी उसकी स्टडी को बोलेंगे। ठीक, ऋतु विज्ञान को बोलते हैं निचली परत को, निचली परत को ऋतु विज्ञान को बोलते हैं क्योंकि दोस्तों ये जो ट्रोपोस्फेयर है यानी क्षोभ मंडल है, सारे के सारे ऋतु परिवर्तन हमें इसी मंडल में देखने को मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा दाब, वायु दाब जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। हम वायु दाब आगे डिस्कस करेंगे कि ये है क्या। बेसिकली ये क्या है, ये प्रेशर लगाती हैं क्या, गैसेस पृथ्वी पर। ठीक है, तो उसी को वायु दाब कहते हैं, सिंपल। तो ये यहाँ पे सबसे ज्यादा हमें वायु मिलेगी यानी यहाँ पे हमें नाइट्रोजन मिलेगी, ऑक्सीजन भी यहीं मिलेगी। साथ ही जितनी भी मौसम की घटनाएं हैं जैसे वर्षा, बादल, बिजली का कड़कना, ऋतु परिवर्तन होना, इसी मंडल में देखने को मिलते हैं यानी ट्रोपोस्फेयर। ये अर्थ की क्रस्ट यानी भूपर्पटी से लेकर के कहाँ तक, लगभग 80 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक का एरिया जो है तक हमें यहाँ पे ये सब चीजें देखने को मिलती हैं क्योंकि बादल भी यहीं मिलते हैं। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, ऋतु विज्ञान, इसकी स्टडी को। ठीक है, इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है, ऋतु विज्ञान, क्योंकि सारी ऋतुएं हमें यहीं देखने को मिलती हैं। क्लियर, मेट्रोलॉजी जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं। आयतन के अनुसार वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण है। नाइट्रोजन दोस्तों सबसे ज्यादा है 78%, दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन है 21%, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड है 0.1% और आर्गन है 0.9%। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सी प्रेजेंट है गैस, नाइट्रोजन। तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं कि नाइट्रोजन का क्या यूज है हमारे लिए। नाइट्रोजन दोस्तों इस गैस की प्रतिशत मात्रा सभी गैसों में सबसे अधिक है जो कि कितनी थी, 78%। ठीक है, इस गैस का दोस्तों ना तो कोई रंग है, ना ही इसमें कोई गंध है और ना ही कोई स्वाद है यानी टेस्टलेस और ओडरलेस गैस है ये। क्लियर। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ क्या है, यह है कि एक वस्तुओं को तेजी से जलने में बचाती है यानी नाइट्रोजन एक ठंडी गैस है जो कि चीजों को जलने से बचाती है। ठीक है, अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट ना होती दोस्तों तो हम कभी भी आग पे काबू पा ही नहीं सकते थे। क्लियर। तो यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन ना होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता। एंड दोस्तों अगर ऑक्सीजन की बात करूं, आप जानते होंगे कि भाई ऑक्सीजन के, अगर हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं होती तो हम कोई भी चीज जला नहीं सकते थे, लेकिन अगर नाइट्रोजन ना होती तो सारी चीजें जल जाती और ये पृथ्वी भी एक क्या बन जाती, एक आग का गोला ही बन के रह जाती। इसी वजह से नाइट्रोजन क्या है, ये चीजों को जलने से बचाती है और हमारे
और हम उन आग पे भी काबू पा सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसलिए नाइट्रोजन की प्रेजेंस जरूरी है हमारे वायुमंडल में। ठीक है, नेक्स्ट, नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में दोस्तों प्रोटीन का निर्माण होता है। अब आप जानते हैं प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन हमारे क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी होते हैं। तो प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण हो रहा है इससे। तो नाइट्रोजन किसके लिए इंपॉर्टेंट है? प्राणियों की वृद्धि के लिए। क्लियर। यह गैस वायुमंडल में दोस्तों 180 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक फैली हुई है। ठीक है, परसेंट इसका 78 जो कि सबसे अधिक है। नेक्स्ट दोस्तों, ऑक्सीजन थी, कितना था? 21% थी ये हमारे वायुमंडल में। ऑक्सीजन किस लिए इंपॉर्टेंट है? सांस लेने के लिए। अगर ये ना होती तो हम सांस नहीं ले सकते, इसलिए इसको प्राणवायु भी कहा जाता है। क्लियर। यह दोस्तों अन्य पदार्थों के साथ मिलकर क्या करती है? जलने का कार्य करती है। अगर ऑक्सीजन ना प्रेजेंट होती तो हम कोई भी चीज जला नहीं सकते थे आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो ऑक्सीजन के अभाव में हम कोई भी ईंधन नहीं जला सकते थे, इसलिए ये हमारा कैसा काम करती है? ऊर्जा जनरेट करने में भी हेल्प करती है। ठीक है, यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी है इसी वजह से। और ये दोस्तों कहाँ तक फैली हुई है? ये सिर्फ 64 किलोमीटर तक फैली हुई है, परंतु 16 किलोमीटर के बाद इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। तभी तो हम जब ऊपर जितना बढ़ते जाते हैं हमें सांस लेने में भी कठिनाई हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड कितना था? ये 0.1% प्रेजेंट थी हमारे एटमॉस्फेयर में। यह दोस्तों सबसे भारी गैस है। ठीक है, कैसी है? सबसे भारी गैस है, और यही कारण है कि ये सिर्फ हमें निचली परतों में ही मिलती है। फिर भी इसका विस्तार कितना किलोमीटर है? 32 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों पौधों की वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट और वाटर के प्रेजेंस में ही जो पौधे हैं वो अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाते हैं। तो इसलिए पौधों की वृद्धियों के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। और प्राणियों की वृद्धि के लिए नाइट्रोजन, क्योंकि प्रोटीन का निर्माण कर रही थी वो, है ना। और पृथ्वी के दोस्तों दूसरा काम क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का? एक तो पहला तो यही है पौधों की वृद्धि करना, दूसरा क्या है? पृथ्वी के तापमान को संतुलित करना। कैसे? ये देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य है। ठीक है, ये सूर्य तप आ रहा है हमें। आप जानते हैं कि भाई जो सूर्य से तप आ रहा है इसको हम इंसोलेशन बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये दो तरह की किरणें छोड़ता है। कौन कौन सी? पहली है इंफ्रारेड, ठीक है, दूसरी है अल्ट्रावायलेट, जिसको आप पराबैंगनी किरणें भी बोलते हैं। दोस्तों इंफ्रारेड अच्छी किरणें होती हैं हमारे लिए, बट अल्ट्रावायलेट क्या है? ये थोड़ी ये काफ़ी खतरनाक होती हैं हमारे लिए, क्योंकि अगर ये हमारे स्किन पे डायरेक्ट पड़ी तो हमें कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे स्किन कैंसर हो गया। क्लियर। तो इसी वजह से ये देख लीजिए, तो इसी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन भी प्रेजेंट है। ठीक है, ओजोन गैस, ये हम आगे पढ़ेंगे अभी कार्बन डाइऑक्साइड के बाद। अभी हम कार्बन डाइऑक्साइड देख लेते हैं। तो ये मान लीजिए ये कार्बन डाइऑक्साइड की परत है। अल्ट्रावायलेट रेस को ओजोन ही रोक लेती है यहाँ पर, ठीक है, और इंफ्रारेड को आने देती है। ठीक है, एंड देन फिर ये क्या है? ये कार्बन डाइऑक्साइड की परत है, ये ओजोन की परत है। ठीक है दोस्तों, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की परत क्या कर रही है? ये पारदर्शी होती है जब सूर्य से डायरेक्ट आता है, यानी सूर्य की जो किरणें हैं या सूर्य जो भी ऊर्जा आ रही है सूरज से, ये उनके लिए कैसी गैस है? पारदर्शी, यानी ये आने देती है पृथ्वी तक। और जब ये पृथ्वी से टकरा के वापस जाती है तब ये उसको जाने नहीं देती, तब उसको ये यहीं इकट्ठा कर लेती है। ठीक है, यानी जब वो डायरेक्ट आ रही है सूर्य से तब तो आने दिया कार्बन डाइऑक्साइड ने, लेकिन जब ये टकरा के पृथ्वी से वापस गई उनको जाने नहीं देती और उनको यहीं पे ही, मतलब जैसे परत है इसकी उसी के ही यहाँ पे स्टोर कर लेती है, यानी यहीं रोक लेती है। इसी वजह से हमारी पृथ्वी का तापमान भी मेंटेन रहता है। ठीक है, और ये गैस जो है ये पौधों की वृद्धि के लिए अच्छी है, तो इसलिए इसको ग्रीन हाउस गैस भी हम कहते हैं। और दोस्तों लेकिन अगर ये ज़्यादा एटमॉस्फेयर में हमारे ज़्यादा फैल गई, यानी ज़्यादा इसकी मात्रा बढ़ गई, तो क्या होगा? तो यानी ये सारा का सारा जितना भी तप आता है उसको सभी को रोक लेगी। इसी वजह से हमारी पृथ्वी ज़्यादा क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, जिससे हमारे ग्लेशियर्स
और जो भी हिमानी बोलते हैं उसको हिंदी में, वो पिघलने लग रहे हैं बहुत तेजी से, और इतने पिघल रहे हैं इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये जिम्मेदार है ये वाली गैस। क्लियर? तो ये पृथ्वी के तापमान को संतुलित करने के लिए आवश्यक है। दूसरी चीज जो आवश्यक है पृथ्वी के तापमान को संतुलित करने के लिए वो है जल वाष्प यानी वाटर वेपर, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प भी पृथ्वी के तापमान को मेंटेन रखती है। क्लियर? दोस्तों यह गैस सूर्य से आने वाली विकिरण के लिए पारगम्य है। मैं बता चुका हूं कि ये डायरेक्ट जो आ रही है सूर्य से उसको आने दे रही है पृथ्वी तक, लेकिन जब पृथ्वी से टकरा के वापस जाती है यानी पृथ्वी से परावर्तित होने के बाद ये वापस जाती है उसके लिए अपारगम्य है, यानी वो उसको पार जाने नहीं देती, वहीं रोक लेती है। ठीक है, अतः यह पौधाघर यानी ग्रीन हाउस के प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। क्लियर? और वायुमंडल की निचली परत को गर्म रखती है। क्लियर? नेक्स्ट दोस्तों ओजोन। यह गैस ऑक्सीजन का एक विशेष रूप है। ऑक्सीजन का आपको फॉर्मूला पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। क्लियर? इसमें अगर एक और ऑक्सीजन का अणु मिल जाए तो क्या बन जाएगा, O3 मिल जाएगा, और इसे O3 को क्या बोलते हैं हम, ओजोन बोलते हैं। क्लियर? तो यह गैस ऑक्सीजन का ही एक रूप है जो कि कहाँ पे आता है, जैसे ये पृथ्वी है, इसके बाहर क्या है, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद क्या है, समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फेयर। दोस्तों इन दोनों के बीच में ही कहीं ये एग्जिस्ट करती है परत। ठीक है, तो यह सूर्य से आने वाली तेज पराबैंगनी किरणों को यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या यूवी रेज को ये कुछ अंश तक अवशोषित कर लेती है। तो इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में या हमारी पृथ्वी के लिए। ठीक है, ये क्या कर रही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोक रही है ना। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये कितने कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, 10 से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक केंद्रित है। ठीक है, यानी पृथ्वी के चारों ओर। दोस्तों वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में कमी होने से सूर्य की पराबैंगनी विकिरणें अधिक मात्रा में पृथ्वी तक पहुंच रही है। अगर आप पृथ्वी पे देखो तो अंटार्कटिका जो कि सबसे नीचे है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अंटार्कटिका के ऊपर बहुत बड़ा ओजोन में छेद हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि जैसे घरों में, सभी के घरों में एयर कंडीशनर चलते हैं, ठीक है, तो वहां से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है, या पुराने जो फ्रिज आते थे उनमें से भी निकलती थी। ठीक है, कुछ इंजनों में से भी निकलती है। ठीक है, तो उनसे क्या निकलती है, CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जाती है, बहुत हल्की गैस है, ये ओजोन तक पहुंच जाती है, और ओजोन तक पहुंच जाने के बाद इसको कम कर रही है वहां पे जाके, इसी वजह से ये कम होती जा रही है हमारे वायुमंडल में से। और ये कम हो रही है तो यानी क्या हो रहा है, वायुमंडल में ये जो पराबैंगनी किरणें ये हमारी पृथ्वी तक पहुंच रही हैं और कैंसर जैसी भयानक बीमारियां फैला रही हैं। क्लियर? अभी जो ओजोन में होल सबसे बड़ा देखा गया है वो कहाँ देखा गया, अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया है। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट कुछ और मुख्य बिंदु देख लेते हैं दोस्तों। जैसे गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जलवाष्प और धूल के कण भी उपस्थित है। मैं आपको बता चुका हूँ, जलवाष्प यानी वही है कि पानी सूर्य के प्रभाव के कारण वाष्प में बदल गया। ठीक है, जो पानी उड़ जाता है। आपने कभी देखा होगा कि आप धूप में अगर या सड़क पे जहाँ पे धूप पड़ रही हो वहाँ पे पानी डाल देते तो वो थोड़ी देर में भाप बन के उड़ जाता है, तो वही क्या है, जल वाष्प, यानी कि जल वाष्प हमारे एटमॉस्फेयर में भी प्रेजेंट है और कुछ धूल के कण भी प्रेजेंट है। और यही रीजन है दोस्तों, धूल के प्रेजेंट कणों की वजह से ही हमें आसमान कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि धूल के कण प्रेजेंट है यहाँ पे। क्लियर? जलवाष्प सूर्य से आने वाले सूर्य ताप के कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है। अभी मैंने बताया सूर्य का जो पृथ्वी का तापमान है उसको मेंटेन करने के लिए कौन कौन से चीज इंपॉर्टेंट है। पहली कार्बन डाइऑक्साइड, वो आप जानते हैं कैसे वो हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर मेंटेन रखती है यानी गर्म रखती है। ये दोस्तों क्या करती है, ये टेम्परेचर को ठंडा करने का काम करती है। क्लियर? तो यानी सूर्य तप से कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है, यानी जो सूर्य का तप आ रहा है और ये प्रेजेंट है हवा में, तो उस पे टकरा के ये उसको थोड़ा ठंडा कर देती है। इसी वजह से ये भी क्या करती है, ये भी हमारे पृथ्वी का तापमान मेंटेन रखने में मदद करती है। क्या? जलवाष्प। ठीक है, तो ये जलवाष्प क्या करता है, सूर्य से आने वाले सूर्य तप को
कुछ भाग को अवशोषित कर लेती है तथा पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊष्मा को भी संजोए रखती है। इस प्रकार यह एक कंबल का काम करती है। कैसा कंबल? ठंडा कंबल, ठीक है, जिसके पृथ्वी ना तो अत्यधिक गर्म होती है और ना ही अत्यधिक ठंडी होती है। क्लियर? तो जलवाष्प के संघनन से भी यही होता है। क्लियर? वायुमंडल में जलवाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील गैस है तथा असमान वितरण वाली गैस है। परिवर्तनशील कैसे है दोस्तों? इसका टेम्परेचर मतलब ये बहुत जल्दी से पानी में भी बदल जाती है, बहुत जल्दी से ये वाष्प में भी बदल जाती है। आप जानते होंगे कि भाई पानी फ्रीज कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे हो जाता है, और उबलता कितने पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी अत्यधिक परिवर्तनशील गैस है। अब आप जानते होंगे भाई जब भी बारिश होती है कैसे होती है? भाई बादल मतलब जितना भी जलवाष्प उड़ के जाता है ऊपर जाके वो ठंडा हो जाता है, फिर ठंडा होने के बाद क्या होता है? बारिश माने पानी की फॉर्म में बहुत जल्दी से गिर जाता है। तो ये परिवर्तनशील है बहुत ज़्यादा, यानी उड़ भी जाएगा बहुत जल्दी एंड ठंडा होने के बाद ये बारिश के फॉर्म में नीचे भी वापस आ जाता है। क्लियर? पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन कौन उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, ये मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों, अब हम वायुमंडल को सारी लेयर्स पढ़ लेते हैं जो भी मैंने आपको भी बताई है। कौन कौन सी लेयर बताई है मैंने? ट्रोपोस्फेयर जिसको आप शोभ मंडल बोलते हैं, समताप मंडल जिसको आप स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, उसके ऊपर मध्य मंडल आ जाता है मीसोस्फेयर, उसके बाद ऊपर आयन मंडल आ जाता है आयनोस्फेयर या इसको थर्मोस्फेयर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बाहिर मंडल यानी एक्सोस्फीयर। इनको अभी हम पढ़ लेते हैं। तो कितनी परतों में बांटा गया है हमने हमारे वायुमंडल को? 5 परतों में। सबसे पहली कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, यानी कि आप अगर ये देखें, ये देखिए एक अर्थ क्रस्ट है यानी भूपटपट्टी है। सबसे पहले क्या है? शोभ मंडल। ठीक है, इसी के अध्ययन को क्या बोलते हैं हम? ऋतु विज्ञान, है ना, मेट्रोलॉजी। उसके बाद क्या है? समताप मंडल है, उसके बाद मध्य मंडल है, फिर आयन मंडल, उसके ऊपर जितना भी है बाहिर मंडल है। ठीक है, और यहाँ पे ही कहीं हमें यहाँ पे क्या मिलती है? शोभ मंडल सप्ताह मंडल के बीच में ओजोन। ठीक है, ओजोन। क्लियर? ओजोन हमें यहाँ पर मिलती है। चलिए दोस्तों, एक एक मंडल को हम देख लेते हैं कि कौन सा मंडल किस किस चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। यह वायुमंडल की दोस्तों सबसे नीचे वाली परत है ना। सबसे ऊपर अगर आप धरती से चलेंगे तो सबसे पहली कौन सी परत है? यानी जिसमें आप रह ही रहे हैं, शोभ मंडल है। इसकी ऊंचाई कैसी है दोस्तों? ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर ऊंची है। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों वायु दाब के कारण होता है। ठीक है, ये क्या है? ध्रुव है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कितनी है? यहाँ से यहाँ तक ये 18 किलोमीटर है, और जब यहाँ पहुँचती है तो यहाँ पे सिर्फ 8 किलोमीटर रह जाती है। यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 18 किलोमीटर ऊंची है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है? सिर्फ 8 किलोमीटर। ये वायु दाब के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी ध्रुवों पर वायु दाब ज़्यादा होता है और जहाँ 0 डिग्री पे कम होता है। ठीक है, विषुवत रेखा पे। ये हम ही आगे पढ़ेंगे जब हम वायु दाब के बारे में जानेंगे। क्लियर? फिलहाल आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ये ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक ही है और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है। क्लियर? सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं दोस्तों इसी में होती है, क्योंकि बादल भी इसी में मिलते हैं, आंधी भी इसी में ही आती है। ठीक है, वर्षा भी इसी मंडल में होती है। इसी वजह से इसकी पढ़ाई यानी अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऋतु विज्ञान, है ना, मेट्रोलॉजी। तो ये सारी चीजें जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं होती है ना, ऋतु से रिलेटेड या वेदर से रिलेटेड, वो सारी इसी मंडल में होती हैं। क्लियर? नेक्स्ट, इस मंडल को दोस्तों संवहन मंडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी में ही सारी क्रियाएं होती हैं। क्रिया देखते हैं दोस्तों, संवहन होता है, आपने इंग्लिश में अगर पढ़ा हो तो कन्वेक्शन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। क्या होता है ये मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है, ठीक है, ये आसमान है। ठीक है, इसमें ये कन्वेक्शन क्या होता है? संवहन क्रिया क्यों बोलते हैं? इसी एरिया में होती है संवहन क्रिया। कैसे? भाई सूर्य का तप पृथ्वी पे पड़ रहा है, तो यानी पृथ्वी के आसपास ज़्यादा गर्मी है, ऊपर जितना बढ़ेंगे उतनी ही हमें ठंडक मिलेगी। तो यानी ठंडी गैस यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, गर्म गैस यहाँ पे प्रेजेंट है। गर्म गैस जब भी मतलब गैस गर्म होती है, हम जब कोई भी चीज़ गर्म करते हैं वो हल्की होकर ऊपर उठती है, तो गर्म गैस क्या होगी? यहाँ से ऊपर हो उठेगी। ठीक है, ऊपर जाके क्या करेगी? ठंडी गैस को अपने उसके प्लेसेस से हटा देगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये गर्म गैस गई
तो यहाँ पे ठंडी गैस को धकेलेगी नीचे की तरफ, तो ठंडी गैस भारी होती है तो वो नीचे आती है। फिर उसके बाद ठंडी गैस नीचे आई, उसके बाद क्या होगा, वो फिर इस पृथ्वी की सतह से फिर गर्म हो जाएगी, तो फिर अगेन वो कैसी बन जाएगी, फिर गर्म होने के बाद हल्की हो जाएगी, फिर वो ऊपर उठेगी, फिर वो ठंडी गैस, ऊपर ठंडी गैस है उसको धकेलेगी, वो नीचे आएगी, फिर ये, तो यही चीज बार बार होना, ये क्या है, संवहन क्रिया है। क्लियर। और इसी वजह से इसी मंडल में होती है क्या, संवहन क्रिया इसी मंडल में होती है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, संवहन मंडल भी बोलते हैं। क्लियर दोस्तों। और इसको दोस्तों अधोमंडल भी कहा जाता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट था दोस्तों समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर क्या है, समताप मंडल दोस्तों 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, क्योंकि 18 तक तो क्या है क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर क्या है समताप मंडल, इन दोनों के बीच में क्या आ गई, ओजोन लेयर आ गई। ठीक है, 10 से 40 किलोमीटर तक का एरिया, या 20 से 30 किलोमीटर आप कह सकते हो। ठीक है, इसमें दोस्तों ताप समान रहता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रेजेंट नहीं रहती यहाँ पे। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ का जो तापमान है वो एक समान रहता है। क्लियर। और इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई बादल भी नहीं मिलता, इस वाले मंडल में हमें क्या नहीं मिलता, कोई भी बादल नहीं मिलता। क्लियर। इस मंडल में दोस्तों वायुयान उड़ाने को सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, आदर्श दशा पाई जाती है वायुयान उड़ाने, यानी जितने भी प्लेन्स हैं हमारे कहाँ उड़ते हैं, सप्ताह मंडल में ही उड़ते हैं, बादलों के ऊपर, क्योंकि बादलों में अगर उड़ेंगे तो दोस्तों उसमें बादलों में करंट होता है, तो इसलिए वो हिलने ज्यादा लगते हैं, इसी वजह से बादलों के ऊपर उड़ाया जाता है प्लेन्स को। क्लियर। एरोप्लेन्स को बादलों के ऊपर उड़ाया जाता है, और वो बादल कहाँ तक प्रेजेंट है, सिर्फ क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर तक प्रेजेंट है, उसके ऊपर नहीं है, तो इसलिए सबसे ज्यादा प्लेन जो उड़ते हैं वो समताप मंडल में ही उड़ाए जाते हैं, क्योंकि वहीं पे उनकी क्या दशा पाई जाती है, आदर्श दशा पाई जाती है। कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में। समताप मंडल की दोस्तों मोटाई ध्रुव पर सबसे अधिक है, और कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका क्षोभ हो जाता है, यानी कि ये विषुवत रेखा पे इतनी मोटी नहीं है। अगर हम वही इमेज देखें, ये वाली, ये यहाँ से यहाँ तक तो क्या थी, ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल, ये यहाँ से इतना यहाँ पे बिल्कुल खत्म ही है, और यहाँ पे जा करके जाएगी ये 25 किलोमीटर तक। ठीक है, और ये फिर यहाँ पे आके फिर खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्लियर दोस्तों। तो ये ध्रुवों पे ज्यादा मोटी है और विषुवत रेखा पे बहुत कम है। क्लियर। तो ये विषुवत रेखा पे क्या है, इसका क्षोभ हो जाता है, यानी ये बचती नहीं है, ये ट्रोपोस्फेयर में ही मिल जाती है। क्लियर। बट यहाँ कहाँ पे मिलती है हमें सबसे ज्यादा, ध्रुवों पर इसकी मोटाई अधिक है, यानी ऊपर तक ज्यादा फैली हुई है। कभी कभी इस मंडल में दोस्तों विशेष प्रकार के मेघों का निर्माण होता है, यानी इसमें वैसे तो बादल होते नहीं है, बट कभी कभी निर्माण हो जाता है बादलों का, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मूलान मेघ बोलते हैं, यानी मदर ऑफ द पर्ल क्लाउड बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा पर्ल यानी मोती की तरह दिखते हैं, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं, मदर ऑफ द पर्ल क्लाउड बोलते हैं, या मूलान मेघ बोला जाता है। जो समताप मंडल में बादल का निर्माण होता है, उन बादलों को बोला जाता है। क्लियर। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले 0 से 18 किलोमीटर तक क्या है, ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल है। उसके बाद 20 से 30 किलोमीटर तक क्या आ गई, ओजोन परत आ गई। उसके बाद क्या है, समताप मंडल है, लगभग 25 किलोमीटर ऊंचा। ठीक है, उसके बाद क्या है, मीसोस्फीयर। दोस्तों मीसोस्फीयर में कुछ भी ऐसी हम क्रिया, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है जो पढ़ने लायक हो। ठीक है, तो मीसोस्फीयर किसी काम का नहीं है एक तरह से, या इससे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद थर्मोस्फीयर या आयनोस्फीयर, ये है काफी ज्यादा फैला हुआ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी में ही हमारे सैटेलाइट्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि आयन मंडल, आयन इसी में बनते हैं। जब पराबैंगनी किरणें जो भी यहाँ पे गैस है ना उन पे पड़ती है तो उनको आयनों में तोड़ देती है ना, तो आयनों में तोड़ देती है, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में तोड़ देती है। और इसी वजह से यहाँ पे सैटेलाइट प्लेस करके हमें आसानी से, मतलब जो भी हमारी, जैसे मान लीजिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है, दूर संचार, जिससे आपके टेलीविजन रेडियो चलते हैं ना,
वो यहीं से पृथ्वी से यहाँ तक कनेक्शन भेजते हैं एंड देन यहाँ से टकरा के हमारे वापस आती है। इसी वजह से हमारा कम्युनिकेशन, टेलीविज़न, रेडियो, इसी की वजह से हमें, यानी दूर संचार की जितनी भी चीज़ें हैं वो इसी वाले मंडल की वजह से हमारी चलती हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एग्जोस्फेयर यानी बाहर मंडल, ये इसके बाद कह सकते हैं, इसके बाद दोस्तों पूरा स्पेस शुरू हो जाता है यानी अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। ठीक है, अभी हम थर्मोस्फेयर पढ़ते हैं। थर्मोस्फेयर या आयनोस्फेयर या इसको आयन मंडल भी कहा जाता है। दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है? 60 से 640 किलोमीटर तक है। ठीक है, यह वह क्या है? कम वायु दाब है और पराबैंगनी किरणों द्वारा आयनीकृत होता है। यानी जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आ रही हैं वो यहाँ के पे जो प्रेजेंट गैसेज है ना उन पे पड़ती हैं, उनको तोड़ देती हैं। यानी जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेज इन पर पड़ती है, जो भी वहाँ पे प्रेजेंट गैस है उनको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में तोड़ देती है। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में तोड़ दे तो इनको क्या बोलते हैं? इसको कटायन बोलते हैं, इसको अनायन बोलते हैं। तो इसलिए इसको आयन मंडल भी इसी वजह से ही बोला जाता है। और ये किसके द्वारा आयन में टूटा है? पराबैंगनी किरणों द्वारा। तो पराबैंगनी किरणों द्वारा ही आयनीकृत होता है इसमें। ठीक है, और इस मंडल में क्या है? विद्युत रूप से परिवर्तित गैस अणु रेडियो तरंगों को परावर्तित करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? हमारे पृथ्वी पर रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन और रडार आदि की सुविधा प्राप्त होती है इसी मंडल की वजह से। ठीक है, और संचार उपग्रह यानी कम्युनिकेशन के लिए अब आप देख लीजिए कि टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन ये सब संचार उपग्रह की वजह से इसी मंडल में अवस्थित होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा आसानी से रिफ्लेक्ट करके वापस भेज देते हैं। कहाँ पे? पृथ्वी पे। क्लियर? नेक्स्ट दोस्तों बाह्य मंडल। बाह्य मंडल क्या है? 600 किलोमीटर के ऊपर वाले भाग को बाह्य मंडल कहा जाता है। इसमें सिर्फ दो ही गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, मैं बता चुका हूँ आपको। और इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है, यानी ये काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। जहाँ तक हमें हाइड्रोजन हीलियम मिलेगी यानी उनकी परतें मिलेंगी हमें, वहाँ तक ये फैला हुआ है। उसके बाद क्या है? स्पेस यानी अंतरिक्ष शुरू है। क्लियर? नेक्स्ट दोस्तों सूर्य तप। सूर्य तप क्या है? सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर विकिरण ऊर्जा को ही क्या बोलते हैं? सूर्य तप बोलते हैं। यानी जो हमारी अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेज आ रही थी उन्हीं किरणों की ऊर्जा को ही क्या बोल रहे हैं हम? सूर्य तप। की भाई जो भी किरणें आ रही हैं सूर्य से वही क्या है? सूर्य तप है। यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये सूर्य से जो भी रेज आई, ठीक है, ये पृथ्वी पे पहुंच गई। ठीक है, जब ये किसी भी चीज से टकरा के वापस परिवर्तित होती है ना, यानी कुछ एनर्जी इनकी होगी जब ये सूर्य से चली होंगी, और जब टकरा के वापस जाती है तो इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड इनको आने देती है पर जाने नहीं देती। ठीक है, तो उसी के बीच के अनुपात को क्या बोलते हैं? एल्बिडो बोलते हैं। यानी किसी भी सतह को प्राप्त होने वाले सूर्य तप की मात्रा, यानी जो डायरेक्ट आ रही है, और उसी सतह से यानी टकरा के जब वापस गई जो मात्रा परिवर्तित हुई, ठीक है, उसी के बीच के अनुपात को क्या बोलते हैं? एल्बिडो कहा जाता है। क्लियर? चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। टिल दैट, थैंक यू।